हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। सो एज यू नो गाइस, हमारा बोर्ड का एग्जाम इकोनॉमिक्स का बहुत ही करीब है और 18 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और हम कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए 80 आउट ऑफ 80 स्कोर की रिवीजन क्लासेस, जिसमें हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो स्टूडेंट्स चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा कि हमने अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन क्लासेस खत्म की है और अब जस्ट स्टार्ट की है रिवीजन सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह ही हम इंडियन इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे यूनिट वाइज। तो ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको इन क्लासेस से रिलेटेड मिलते रहें। आगे चलकर हम न्यूमेरिकल क्लासेस भी लेंगे और 12 ऑफ मार्च तक हम सारा अपना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सब कर लेंगे। और एमसीक्यू सीरीज मैंने बना रखी है मैराथन 2 आवर्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी और इंडियन इकोनॉमिक्स की। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उस एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रिवीजन सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैं इस रिवीजन क्लासेस में आपको आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताती हूँ, किस तरीके का आंसर की प्रेजेंटेशन आपको करनी है, एग्जामिनर किस तरीके का आंसर आपसे मांगता है, ठीक है, और कितने मार्क्स में कितना लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सब मैं आपको इन रिवीजन क्लासेस में सिखाती हूँ। तो क्लास को एंड तक देखिए क्योंकि एंड तक क्लास के बीच में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ और वो सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करके आइएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो यूनिट 1 है उसमें हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कवर करेंगे, 5 ईयर प्लान के गोल्स एंड अचीवमेंट्स को कवर करेंगे, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कवर करेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, उन सब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो सब हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो हमारी यूनिट 1 है इंडियन इकोनॉमी की, उसकी वेटेज है 12 मार्क्स और जो सेकेंड यूनिट है उसकी वेटेज है 22 मार्क्स एंड लास्ट यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, वो हमारी 6 मार्क्स की है। तो समझ आ रहा है किस तरीके की वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग यूनिट है हमारी वो यूनिट 2 है और इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 1 12 मार्क्स की, यूनिट 3 6 मार्क्स की। तो हम सारा ध्यान हमारी ईच एंड एवरी यूनिट को देंगे और किस तरीके से हम इन 12 मार्क्स, 22 मार्क्स, 6 मार्क्स सबको कवर करेंगे आप अच्छे से देखिएगा। तो आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं जो कि 12 मार्क्स की वेटेज लेके बैठा है। तो 12 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट 1 है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। 1947 से पहले हमारा जो देश था वो कैसा था उसको हमने समझा था, ठीक है। उसके बाद जब 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया, उसके बाद हमारे 5 ईयर प्लान्स वगैरह आए, हमने डिफरेंट अचीवमेंट्स की, कुछ गोल्स बनाए जिसके थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ की, ओके। तो जिस वक्त ब्रिटिश रूल था उस वक्त इंडियन इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी और ब्रिटिश टारगेट करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर को। तो ओवरऑल हम इंडियन इकोनॉमी में इन्हीं 3 सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो सभी क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमता रहेगा। और इंडियन इकोनॉमी बेसिकली यही है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी पहले कैसी थी, अब कैसी है और आने वाले फ्यूचर में कैसी होने वाली है। तो उस बेस के हिसाब से आपको समझना है चीज़ों को और उस बेस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो भी सिचुएशन दे रखी हो, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा था हमारा इंडिया और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया कैसा था, ठीक है। इकोनॉमी पे क्या क्या असर पड़े, किस तरीके के डिसएडवांटेजेस थे, किस तरीके के एडवांटेजेस थे, कब हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कब हमारी ग्रोथ हुई, अब अपनी इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए बता सकते हैं। तो बताइए, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबके क्वेश्चन का आंसर आपके खुद के पास है। अगर आप ये अच्छे से जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या डिफरेंस थे, क्या क्या चेंजेस थे,
तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो जो हमारा जमींदारी सिस्टम था वो रिस्पॉन्सिबल था हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टैग्नेशन पे। स्टैग्नेशन क्या होता है? स्थिरता होती है, यानी कि उस चीज़ की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यानी हमारा इंडियन एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है? अगर कम मार्क्स का आता है तो आप इस तरीके से इनकी डेफिनेशन देके आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपसे जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड, स्टैग्नेशन से रिलेटेड आंसर पूछ लिया जाता है तो 6 मार्क्स का अगर वो आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट बना के उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन के आंसर लेकर आई हूँ, मतलब दोनों का एक ही है बट तरीके अलग अलग है किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। अगर हम पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम इजीली अच्छे मार्क्स ग्रैब कर लेते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितनी वेटेज का है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो आप 4 शीट्स भर के आते हो तो ये बेवकूफ़ी है, ये टाइम वेस्टिंग है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका बाकी का पेपर रह जाएगा, और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पेपर नहीं छोड़कर आना है। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करके आने हैं आपको, चाहे आपको जितना भी आता हो, बट अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। क्लियर? बट ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और करके नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है तो उनमें से तो कोई एक ही चूज करना है आपको क्वेश्चन। अगर और दे रखा है यानी ऑप्शन दे रखा है कि या तो ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो, और दे रखा है बीच में, तो कोई एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर की स्टैग्नेशन यानी स्थिरता जमींदारी सिस्टम की वजह से हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, ये रीजन देखते हैं। आंसर में आपको वही रीजंस लिखने हैं कि किस वजह से जमींदारी सिस्टम की वजह से स्टैग्नेशन आ गया हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। बेसिकली जमींदार थे कौन? जमींदार परमानेंट ओनर थे लैंड के, जिनको पे करना पड़ता था फिक्स सम ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डे टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर डे पर एक फिक्स अमाउंट जो होता था, मनी जो होती थी, वो पे करनी पड़ती थी जमींदार्स को, और अगर वो जमींदार पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनसे जमींदार होने का हक छीन लिया जाता था। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होते थे कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचाए, ठीक है। क्लियर हुआ जमींदार कौन है? तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया जमींदार कौन है। तो जमींदार की वजह से एग्रीकल्चर किस तरीके से अफेक्ट हुआ? तो जमींदार चार्ज करते थे ज्यादा रेंट फ्रॉम द टिलर्स, जो किराए पे लैंड लेते थे उन लोगों से ज्यादा रेंट लेते थे जमींदार। क्लियर है? और फार्मर्स को पे करना पड़ता था, चाहे उनकी क्रॉप्स ना उगी हो उस साल, कोई फसलें वगैरह नहीं उगी हो, उसके बावजूद भी उनको वो अमाउंट पे करना पड़ता था, वो रेंट पे करना पड़ता था, क्योंकि जमींदार को भी आगे जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता था फिक्स्ड सम ऑफ मनी को। तो जो ये कंडीशन थी ह्यूज रेंट की, इस वजह से एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करा जा पा रहा था, और जब ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता था फार्मर्स को, उस वजह से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं खरीद पाते थे फार्मर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इतना इंक्रीज नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके पास ना फर्टिलाइजर के लिए पैसे बचते थे ना पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे बचते थे। तो उस पोजीशन में जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। सो दैट्स वाई ऑल दिस लेड टू द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो समझ आ रहा है आपको कितना याद रखना है कि ज़मींदार जो होते थे वो रेंट लेते थे फार्मर्स से, और फार्मर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना इंक्रीज नहीं कर पाते थे, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, जिस वजह से स्टेग्नेशन हो गया था एग्रीकल्चर में। क्लियर? ज़मींदार को गवर्नमेंट को पैसे देने होते थे, इस वजह से फार्मर से ज़्यादा रेंट मांगता था, और रेंट जब ज़्यादा मांगता था उस वजह से फार्मर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाता था अपनी लैंड की, और इस ओवरऑल प्रोसेस की वजह से स्टैग्नेशन आ गया एग्रीकल्चर में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्यों स्टैग्नेशन आया इंडियन एग्रीकल्चर में। आगे चलते हैं। मैंने आपको समझाया कि अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से पॉइंट में उनके आंसर को देना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा गया आपसे, What were the main causes of India's agriculture stagnation during the colonial period? तो colonial period के टाइम पर एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के क्या कारण थे? तो आप आंसर देंगे
पहले आप मेंशन करेंगे द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड व सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दूसरा लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है? जमींदार जो होते वो परमानेंट ऑनर थे लैंड के, जो कि रेंट चार्ज करते थे फार्मर्स से अपनी पर्टिकुलर जमीन का। तो उनको फुल फ्रीडम होती थी फार्मर्स से ज़्यादा चार्ज करने के लिए, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे वो किससे? टिलर से। टिलर्स कौन होते थे? जो जमींदार से लैंड लेते थे, यानी फार्मर्स, किराएदार हो गए, ठीक है। लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, जब ज़्यादा अमाउंट रेंट का पे करना पड़ता था, लगान पे करना पड़ता था, तो उस वजह से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं ले पाता था एक फार्मर अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जब रिसोर्सेज ही कम हो गए तो उस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाई। सो दिस फर्दर लोअर्ड द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई। देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने की जगह फार्मर्स कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज उसका यूज़ करती थी। तो जो हमारे फार्मर्स होते थे वो अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो फसलें उगाने के बाद भी उतना अर्न नहीं कर पाते थे, जिस वजह से किसानों की इनडेप्टनेस इंक्रीज हो गई, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। और कर्जा होने की वजह से उनकी अर्निंग ज़ीरो हो गई, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बोरो कर रहे थे मनी लैंडर से, लैंडलॉर्ड से, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेते थे ताकि वो फसलें उगा पाएँ, ठीक है। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि फार्मर्स पहले ही कुछ अर्न नहीं कर पाते थे और उसके बाद सिचुएशन और वर्स्ट हो गई, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द सेम। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा स्टैग्नेशन क्यों आया था हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। तो समझ आया एक ही क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स की है तो कितना कंटेंट लिखना है आपको, और अगर 6 मार्क्स की है तो कितना कंटेंट लिखना है। बट आपको ध्यान ये देना है कि प्रेजेंटेशन किस तरीके की रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका डेमोग्राफिक कंडीशन से बनेगा कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है और डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या क्या ट्रांजिशन हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो देखिए, डेमोग्राफिक कंडीशन जो होती है वो हमारी स्टडी होती है पॉपुलेशन से रिलेटेड, जिसमें हम एज, जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। और सिंपल वर्ड्स में बोले तो इसे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डेटा होता है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन का पता लगाते हैं, चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड ओल्ड एज पीपल का। तो फर्स्ट जो सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। बिफोर 1921 फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे हम लोग, और सेकेंड स्टेज जो था वो हमारा 1921 के बाद बिगिन हुआ। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन बिफोर 1921 एंड आफ्टर 1921 सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। क्लियर? तो आपको इस तरीके से पहले उसकी डेफिनेशन देनी होगी। क्या आप सभी को पता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है? वो पॉपुलेशन को बेस्ड बना के सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक कंपोजिशन को तैयार करती है। आगे चलते हैं। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी? इसमें हम कंसिडर करते हैं बर्थ रेट को, डेथ रेट को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को। तो जब आप डेफिनेशन दे देंगे, एक्सप्लेनेशन दे देंगे, उसके बाद आपको इन फैक्टर्स को समझाना होगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है बर्थ रेट, डेथ रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो इन सबको पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से आप इनकी डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने प्रॉपरली आपको बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को समझा रखा है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो बर्थ रेट थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त के लोगों में अवेयरनेस थी, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स का इतना पता नहीं था। और वहीं बात करें हम डेथ रेट की, तो डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं थी। सो दैट्स वाई जो डेथ रेट थी वो भी हाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, पीरियोडिक फेमाइंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बताना है। पुअर सैनिटेशन था हमारी कंट्री में, हेल्थ केयर रिलेटेड फैसिलिटी नहीं थी, मेल न्यूट्रिशन था, लोग को अच्छा फूड फैसिलिटी नहीं मिल पाता था, सैनिटेशन रिलेटेड कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा। ठीक है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो भी बहुत कम थी, यानी कितनी एज तक ज़्यादा लोग जी रहे हैं, वो जो एज थी वो कम थी। और कम किस वजह से थी? क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर नहीं था, न्यूट्रिशन अच्छे नहीं थे, लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं था। दैट्स वाई जो हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट, IMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब में कई सारे इश्यूज थे।
क्योंकि इकोनॉमी में डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं था। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से आपको अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में दिखता है आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो आप इस तरीके से उसे एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और उसी तरीके से आपको आंसर लिख के आना है एग्जाम में। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका 5 ईयर प्लान से आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं जो फर्स्ट प्लान था वो कौन से मॉडल पे डिपेंड था, सेकंड प्लान कौन से मॉडल पे डिपेंड था, ऑब्जेक्टिव क्या था, टाइम पीरियड क्या था। तो एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन जाए। अगर मॉडल का पूछे तो फर्स्ट प्लान जो था वो हमारा हैरिट डमर मॉडल पे बेस्ड था और सेकंड प्लान जो था वो महल नॉबिस मॉडल पे था। ठीक है, फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, इनकम, वेल्थ। तो बेसिकली 5 ईयर प्लान बनाए इसलिए गए थे ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ करें। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, इन सब पर ही ध्यान दिया गया था। और लास्ट में जो हमारे प्लान थे 10th, 11th एंड 12th प्लान, उस पर इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन पे ध्यान गया, इन्वायरमेंट पे ध्यान गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, इन सब पे ध्यान गया। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 11th प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था या 12th प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था या इसका टाइम पीरियड क्या था। तो एक एक बार रीडिंग इसकी ज़रूर मार लीजिएगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान से ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कौन से प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था या कौन से पीरियड में वो प्लान आया था। लाइक आपसे पूछ लें कि 11th 5 ईयर प्लान कब आया था, तो 2007 to 2012 में हमारा 11th प्लान आया था और लास्ट प्लान हमारा 2012 से 2017 में आया था। उसके बाद जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो नीति आयोग में चेंज हो गए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। इन सभी 5 ईयर प्लान्स की रीडिंग आपको ज़रूर करके जानी है। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन से आ सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है तो आप सुनेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा हाथ के हाथ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लाया गया था ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ हो सके। तो उसके लिए यूज़ करने लगे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यानी कि ये स्पेशल सीड्स होते थे जिसके थ्रू जो फूड की क्वालिटी है वो अच्छी आती थी, ग्रोथ जल्दी होती थी क्रॉप्स की। ठीक है, देखिए, न्यू वेज टू ग्रो मोर फूड, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो हो सके। बेटर फर्टिलाइजर्स आ गए, वाटर सिस्टम अच्छा कर दिया गया, मोर क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई स्कार्सिटी टू इकोनॉमी ऑफ प्लेंटी, यानी कि पूर्ति हो गई बहुत अच्छे से। जहाँ स्कार्सिटी थी, फूड की कमी थी, वो फूड की कमी अब पूरी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो लॉन्च हुई थी अक्टूबर 1965 में और सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी पंजाब में 1966 to 67 और इसने इंडिया को बनाया था वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। और ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस की वजह से हमारा इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ था स्टार्विंग नेशन टू एक्सपोर्टर ऑफ फूड। क्लियर? स्टार्विंग क्लियर है सबको? यानी जिस देश में भूखमरी थी वो देश अब एक्सपोर्टर बन चुका था फूड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्शन होने लगा था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ग्रीन रेवोल्यूशन करके जाना है आपको। देखिए, एक क्वेश्चन आपका लैंड रिफॉर्म से आ सकता है। लैंड रिफॉर्म क्या थे? लैंड रिफॉर्म हम बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ही लाए थे। मैंने आपको अभी ज़मींदारी सिस्टम कराया, तो उसकी वजह से कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते थे, कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिस वजह से फार्मर्स मोस्टली सुसाइड वगैरह कर लेते थे, क्योंकि उनकी क्रॉप का उन्हें इतना बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो वो लगान में ही दे देते थे। तो इस वजह से लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स आए, जिसके थ्रू लैंड ऑनरशिप पैटर्न को चेंज किया गया, लैंड टेन्योर सिस्टम को ठीक किया गया, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग को ठीक किया गया, एग्रीकल्चर टेनेंसी को। तो ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे उन सबको रिमूव किया गया। तो लैंड रिफॉर्म मेजर इन इंडिया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जो बिचौलिया होते थे, बीच में जो पैसा खाते थे, उन सबको हटा दिया गया। और ये सब कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आए ताकि अपनी इंडियन एग्रीकल्चर को हम ठीक कर सकें। तो इसलिए हम ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जिसके थ्रू एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आए और फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो करें और अपनी लिवलीहुड को कंप्लीट कर सकें। तो लैंड लॉर्ड्स और ज़मींदार वाला जो सिस्टम था बिफोर 1947, उसे रिमूव कर दिया गया। ठीक है, वो सारे इंटरमीडियरीज होते थे उन सबको रिमूव कर दिया। उसके बाद फार्मर के लिए आसान हो गया प्रोडक्शन करना।
एंड रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय इंटरमीडिएट्स। जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो किसानों का शोषण किया जाता था, वो सब खत्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। टेनेंसी से रिलेटेड भी रिफॉर्म आए कि कितना एरिया फार्मर को दिया जा रहा है और फार्मर से उस पर्टिकुलर ज़मीन का फेयर रेंट लिया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा लगान नहीं लिया जा रहा, सही रेंट जो होता है वो लिया जाता था फार्मर से फिर। ठीक है, इसलिए टेनेंसी रिफॉर्म आए थे, क्योंकि पहले 1947 से पहले किसानों से बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था, बट आफ्टर 1947 लैंड के लिए उन्हें ज़्यादा रेंट पे नहीं करना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, ये इंश्योर हो गया कि अनफेयरली कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। क्लियर। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज किया गया, इनोवेटिव टेक्निक्स लाई गई, स्ट्रेटजीज बनाई गई प्रोडक्टिविटी रिलेटेड। ठीक है, एफिशिएंसी आई काम में। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। तो लैंड रिफॉर्म करके जाना है अच्छे से, और उसके सभी मेजर्स को भी पढ़ के जाना है। बहुत ईजी है, ये सब आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आफ्टर 1947 हमने किस तरीके से एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह हमने ग्रोथ की। आगे चलते हैं। देखिए कुछ फीचर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन समझा दिया है, उससे रिलेटेड ही फीचर हैं सारे। पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सब इजी हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके ये सारे स्लाइड्स तैयार किए हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। एक बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब देखिए IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया था। IPR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें भी यही हुआ था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रिंसिपल और गाइडलाइंस आए थे 1956 में। इसमें पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस हुआ, यानी पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एम्फसाइज किया गया। शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C, 3 उसमें भाग में बांटा गया इसे, जिसमें हमारे A शेड्यूल में पब्लिक सेक्टर आता था, जिसमें एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज थी। B शेड्यूल में प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन था, और शेड्यूल C में आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही इंटरवेंशन था फ्रीली। ओके। और दूसरा प्रिंसिपल एलिमेंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। तीसरा मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसे हम MRTP एक्ट भी बोलते हैं, जो कि 1986 में आई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि MRTP एक्ट कब आई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1986 में हमारी MRTP एक्ट आई थी। और ये किस लिए थी, ताकि फेयर कंपटीशन को प्रमोट कर सके और इकोनॉमिक पावर पे कंसंट्रेट कर सकें। क्लियर। तो IPR करके जाइएगा, एक बार रीडिंग मारनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए 2 एलिमेंट्स, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा आपका, अभी रीडिंग कर लेते हैं उसकी भी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी कब आई थी, 1991 में। याद रखिएगा लाइसेंसिंग पॉलिसी कब आई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है और उसका क्या रोल है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है और फ्यूअर वर्कर्स होते हैं, यानी कम वर्कर्स और कम कैपिटल के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलती है। और इसका रोल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। लेबर इंटेंसिव होती है, डिपेंड होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से काम लिया जाए। ठीक है, कैपिटल के थ्रू काम नहीं होता है, लेबर के थ्रू काम होता है, इसलिए लेबर इंटेंसिव कहते हैं। जहाँ पर कैपिटल के थ्रू होता है लाइक मशीनरी वगैरह, उसे कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। मैन पावर जब यूज होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है। क्लियर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, SSI का ये भी रोल है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए रिसोर्सेज का, यानी एफिशिएंट यूज हो। ठीक है, इसके थ्रू प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, क्योंकि यहाँ पर बात लोकल रिसोर्सेज की हो रही है कि जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करें और प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इनोवेशन, इनोवेशन जितने भी है ना वो सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही निकल के आते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके थ्रू ही आविष्कार होते हैं, इनोवेशन होते हैं। ठीक है, तो इनोवेटिव टेक्निक्स किसके थ्रू होती है, SSI के थ्रू। तो ये भी एक रोल है हमारी SSI का, और इन इनोवेशन के थ्रू ये डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये रोल याद कर लेंगे और ये डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो आपको आना चाहिए। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी हमारी NAP, 1991 में आई थी। ओके, जो अपने साथ लाई थी 3 चीज़ों को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, privatization in place of quotas, and globalization and place of permits
फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है यानी ग्लोबली जो काम हो रहा है तो उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की प्रोसेस होगी, तो उसके लिए परमिट चाहिए होते थे। ठीक है, तो ये हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन मोटिव था कि वो एलपीजी को अपने साथ लेकर आई और उसके थ्रू इकोनॉमी की ग्रोथ की। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अगर आपसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आता है तो आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है वो बताना है, और ये कब आई थी ये बताना है, और उसके बाद आपको इसकी ब्रांचेस बतानी है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा, तो इनको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, याद करके जाइएगा अच्छे से। अब एक क्वेश्चन देखिए डिफरेंशिएशन में से, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ क्या होता है? जब टैक्स इम्पोज किया जाता है ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट कर सके, तो वो टैरिफ हुआ। तो नॉन टैरिफ बैरियर जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब टैरिफ में कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज ये सब इंक्लूड होता है, और नॉन टैरिफ में कोटास एंड लाइसेंसेस इंक्लूड होता है। टैरिफ में फिजिकल यूनिट्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, एंड नॉन टैरिफ में क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। क्लियर? तो एक बार इसका डिफरेंस देख लीजिएगा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर का। देखिए डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको, तो इन सब की रीडिंग करके जाइएगा, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी की। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डीमोनेटाइजेशन होता है जब हमारी करेंसी की वैल्यू इकोनॉमी में से विड्रॉल कर ली जाती है। एग्जाम्पल के 500 और 1000 के नोट, पहले ये 500 के और 1000 के नोट चलते थे, बट जब ये बैन हो गए तो इस करेंसी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमी में बैन कर दिए गए थे, तो वो सिचुएशन हमारी डीमोनेटाइजेशन की होती है। ये डेट्स दे रखी है, फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ, तो एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। क्या पर्पस था डीमोनेटाइजेशन का, क्या बेनिफिट होते हैं डीमोनेटाइजेशन करने के, और क्या डीमेरिट्स होती है डीमोनेटाइजेशन की, तो ये सब आपको एक एक बार रीडिंग करनी है। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी क्या है? हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि 1 जुलाई 2017 को आया। तो जीएसटी एक्ट कब आई ये आपको याद रखना है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है ये याद रखिएगा, और एम क्या था जीएसटी के आने का, 1 नेशन 1 टैक्स। अगर एक राष्ट्र है तो एक कर होगा। तो पहले कई सारे टैक्सेस पे करने होते थे, अब उन सब के बदले में एक टैक्स पे करना होता है जिसका नाम है जीएसटी। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं 1 नेशन एंड 1 टैक्स। अब जीएसटी के भी 3 टाइप होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और इंटीग्रेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। क्लियर? तो इन सभी कंपोनेंट्स की एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस में डील करती है, इसका एम क्या होता है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1995 में हुआ था, और ये रिप्लेस्ड हुआ था हमारे गेट से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, गेट की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये बेसिक चीजें आप सभी को आनी चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गेट क्या है। ठीक है, तो सबको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, बट आपको ये बेसिक है तो इसलिए इतना आना चाहिए। WTO क्या है, गेट क्या है, जीएसटी क्या है, IMF क्या है। ठीक है, तो देखिए गेट 1947 में आया, फिर WTO 1995 में, फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। जनरल काउंसिल में भी गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, ट्रिप्स, ट्रेड नेगोशिएशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, इतना काफ़ी होगा। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। आपको समझ आया होगा क्वेश्चन किस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे और आपको आंसर किस तरीके से इसके देने हैं। तो ये सारी रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से देखिएगा। अब लास्ट के हमारे इंडियन इकोनॉमी की 2 यूनिट बची है, 10 मार्च तक हम सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद आप अपनी सेल्फ रिवीजन कीजिएगा, आपके जितने भी सेल्फ नोट्स हैं उन सबको रिवाइज कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रिवीजन क्लास का बेनिफिट ले सके। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।